अस्सलाम वालेकुम जी। This will be the recorded lecture for IoTs. So I will share the book, right? बेसिकली हमने स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 2, लेकिन चैप्टर नंबर 1 की ना कुछ चीज़ें जो हैं आई हैव टू मेक श्योर कि वो भी इंक्लूड हो जाएं, राइट? सो सबसे पहले वेयर वी लेफ्ट वाज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। यहाँ पे हमने ट्रंकेशन और राउंडिंग एरर के बारे में पढ़ा था, ठीक है जी। मैंने आपसे एक केस एग्जांपल सॉल्व करवाई थी जो कि ट्रंकेशन और राउंडिंग एरर के बारे में था। अब होता क्या है, बेसिकली हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था, ठीक है, जो कि मैंने क्लास में शो किया था विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। हमने उसका टेबल बनाया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट की थी। एक्स एक्सिस में एन की वैल्यूज आ गई थी और वाई एक्सिस में हमारे पास एन की वैल्यूज थी, एक्स ऑफ एन की। तो हमारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ बना था, ठीक है। अ, मैंने आपको बोला था कि आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जैसे कि ये है, इस तरह के ब्लॉक्स में, चंक्स में डिवाइड करें, ठीक हो गया। एंड हमारे पास फिर कुछ जो हॉरिजॉन्टल लेवल्स आ रहे थे, दे वर नोन एज द रेंज ऑफ क्वांटाइजर, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर दो मेथड्स अप्लाई किए। मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल आया था वो ये था। इफ यू कैन सी टेबल नंबर 1.2, numerical illustration of quantization with one significant digit using truncation और rounding। सो यहाँ पे उसने एग्जांपल कोड किया विद वन सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब आपने क्वांटाइजेशन करनी है तो वो वन सिग्निफिकेंट डिजिट पे जाना है, लेकिन पॉइंट के बाद देयर शुड बी ओनली वन डिजिट, राइट? सो दिस वाज द ओरिजिनल सिग्नल अचीव्ड बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, मैं इसको रिमाइंडर है क्लास का जहाँ से हमने लेफ्ट किया था। तो हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स, मतलब जो जब हम किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो पहला स्टेप हमारे पास हो गया सैम्पलिंग का, फिर हो गया क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन में हमारे पास दो तरह की वैल्यूज हैं, ठीक है जी। वो दो वैल्यूज क्या हैं? वो दो वैल्यूज ये हैं, ट्रंकेशन की और राउंडिंग ऑफ। ट्रंकेशन में क्या होता है, सपोज मेरे पास 0.9 की वैल्यू है। हमने टू विद वन सिग्निफिकेंट डिजिट अगर इसको ट्रंकेट करा तो ये 0.9 ही रहेगा। अगर मेरे पास 0.81 की वैल्यू तो मैं 1 को ट्रंकेट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह 0.729 की वैल्यू तो 0.7 को रखूंगा और 29 को ट्रंकेट कर दूंगा, ठीक है। ये मैं ट्रंकेशन के बारे में बता रहा हूँ। ट्रंकेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आप कैसे अचीव कर सकते हैं, सही जी। Similarly, if you go to values number 4, 5, 6, 7, 8, and 9, you can see here that at number 4 we have 0.6561. So I will truncate 561 and I will be left only with 0.6 and so on. For the rounding off, हमारे पास राउंडिंग ऑफ के अंदर एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं कि if the value, the second value is greater than 5, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। सपोज हम केस नंबर 4 को एग्जांपल स्टडी करते हैं। केस नंबर 4 पे मेरे पास 0.6561 है, तो आई विल राउंड ऑफ दिस वैल्यू टू 0.7, क्योंकि मैंने टूवर्ड्स वन सिग्निफिकेंट डिजिट पे आना है ना। तो 0.65 का मतलब है कि आई विल राउंड दिस 0.6 to 7। सिमिलरली 0.59 will be rounded off to 0.6। 0.53 will remain as 0.5 because 3 is less than 5। Similarly, 0.78 will be rounded off to 0.5. This 0.43 will stay as 0.4. So now I have two values, truncated values and the rounded values, right? अब हमने इसका एरर फाइंड करना है कि हमारे पास ये राउंडिंग का एरर निकाला उसने, कि उसने इस ओरिजिनल सिग्नल में से राउंडेड सिग्नल को अगर माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यूज आई। सिमिलरली मैं आपसे इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता हूँ कि ट्रंकेटेड वैल्यूज का एरर निकालें, तो फिर हमने ओरिजिनल सिग्नल में से ट्रंकेटेड वैल्यूज को माइनस करना है, तो हमारे पास एक और कॉलम बन जाएगा, दैट विल बी ट्रंकेशन एरर। समझाना मैं ये चाह रहा था कि अगर ये एरर, जो ये एरर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है, सपोज राउंडिंग का एरर, अगर इसकी वैल्यू
डेल्टा माइनस डेल्टा बाय 2 और पॉजिटिव डेल्टा बाय 2 के बीच में है, तो फिर हम समझते हैं कि जो हमारा क्वांटाइजेशन एरर है दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर वो इस रेंज से बाहर हो जाती है, तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम विद द क्वांटाइजेशन, और जो हमारा सेकंड स्टेप है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का, वो सही तरह अचीव नहीं हुआ। सो फॉर यू गाइस, यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि व्हेन यू आर फाइंडिंग द एरर्स, आपने डबल चेक इस तरह करना है, ठीक है जी। बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन सिग्नल्स को डील कर रहे होते हैं या हम प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं ना, तो हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम टेस्टर कहते हैं, जो इस तरह के एरर्स हमें दे रहा होता है, और वो ब्लिप भी करता है, मतलब उसकी एक साउंड भी आती है कि हमारे पास एरर्स जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर भी चले जाए और नीचे भी आ जाए। सही हो गया जी। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड द क्वांटाइजेशन एरर, एंड आई विल लेट यू नो कि इन द एग्जाम के आप क्वांटाइजेशन एरर एरर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस एंड डिफरेंट सिनेरियोस, राइट। अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन email me, you can ask me through any communication means, so I will be happy to guide you as well, right? So if मैं इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ना चाहूंगा, however let us assume that we want to use only one significant digit। one significant digit का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे एक significant digit राउंड ऑफ किया, ठीक है, या ट्रंकेट किया। To eliminate the express digits, we can either simply discard them truncation, हम साथ वाले जितने भी digits आ रहे थे, जैसे कि ये 0.81 था, तो 0.8 तक तो वैल्यू चाहिए, तो 1 हमने सिंपली उसको डिस्कार्ड कर दिया। या अगर यहाँ पे 5 होता 8 की जगह, तो ये 0.9 हो जाता, या उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज राउंडिंग ऑफ। सो द रिजल्टिंग क्वांटाइज्ड सिग्नल्स XQN आर शोन इन टेबल 1.2। तो हमारे पास दो क्वांटाइज्ड सिग्नल्स आए हैं, एक ट्रंकेशन से और एक राउंडिंग से। वी डिस्कस ओनली क्वांटाइजेशन बाय राउंडिंग, ठीक है, हमने यहाँ पे ओनली राउंडिंग फिगर्स लिया। We discuss only quantization by rounding, although it is just an easy to treat truncation. मतलब truncation is far much easier because if you are taking about to 2 or 3 significant digits, तो हमारे पास राउंडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। यहाँ पे तो सिंपल केस है हमारे पास, ठीक है जी। The values allowed in the digital signal are called the quantization levels। अब quantization levels जो है ना, ये है levels of quantization, कि मेरा जो horizontal lines हैं वो कितनी है, so these are the levels of quantization, right? Whereas the distance delta between two successive quantization levels is called the quantization step. So if I minus 1.0 from 0.09, the difference is delta, that is the quantization step. So these are the levels, और single level को find करने के लिए we have to go through this single row, right? So in contrast, a quantization that performs truncation would have assigned each sample of x1 to quantitative below it, ठीक है। So if I want to see a perfect quantization, the quantization error should be in this range। तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई है, 2 is constant। So suppose if delta value is 1, I will simply divide it by 2, it will be 0.5 minus 0.5 and plus 0.5। और जो एरर है हमारे पास, जो कि मैंने कैलकुलेट किया टेबल 1.2 से, दैट शुड बी इन बिटवीन 0.5 minus 0.5 and positive 0.5, मतलब it could be 0.0 0.4, it could be 0.3, it could be 0.2। तो ये हमारे पास जो quantization errors हैं, ये acceptable है, right? Then the next part was if x minimum and x maximum represents the minimum and maximum levels of x of n, right? अब x max का मतलब है कि हमारे सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, जो हमने टेबल शुरू में ड्रॉ किया, ये वाला, इसमें x max हमारे पास 1 है, ठीक है, और x मिनिमम हमारे पास क्या होगा, 0.1, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे रिड्यूस किया इसको। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस एंड लेवल्स, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 are the total number of levels are subtracted by 1, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर जो 10 हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम जो स्टेप है ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो ये मैथमेटिकली हो गया। यहाँ पे उसने क्या किया, इन एग्जांपल वी हैव x max 1 और x मिनिमम उसने 0 लिया है। मैंने यहाँ पे 0.1 बताया, तो लेकिन उसने इस लाइन को भी कंसीडर किया, तो दैट इज 0। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 1.0, मिनिमम इज 0। सो आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0, सो आई गेट 1,
on the denominator and 10 at the bottom, right? So the level of the step, ठीक है, या डेल्टा जो है हमारे पास 0.1 आ जाता है. So in this formula मैंने आपको पहले 0.5 की एग्जांपल दी है, यहाँ पे -0.1 to maximum 0.1 वैल्यू होनी चाहिए. सही है जी. So I will encourage you to solve the questions that are related to quantization by the end of the chapter, right? एग्जाम में मैंने बोला भी था, लेकिन to some extent I was not satisfied with most of the answers, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन में मैंने 2-3 पार्ट्स पूछे हुए थे. So people have tried to answer only one part and skipped the other. So I think that was not a good way of attempting the paper. So now I am on topic 1.4.4, quantization of sinusoidal signals. So in figure 1.21 illustrates the sampling and quantization of an analog sinus signal. ठीक है, अब यहाँ पे basically by looking at the figure we can see that this is usually an analog waveform. ठीक है, अगर इसको ओवरऑल व्यू करूं, एनालॉग वेवफॉर्म के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि समझना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में समझाया था इन मैटलैब. यहाँ पे यू कैन सी दैट the the values that are associated with the analog signal is amplitude, और ये सिग्नल कब तक एग्जिस्ट करता है, दैट इज the x coordinate, that is time. So basically we have original analog signal that is x of t. अगर इसके हम सैंपल्स बनाते हैं तो आप देखें स्टेयरकेस सैंपल्स बने हैं इसके, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सैम्पलिंग बताई by using Simulink library. So this signal is converted to sampled signal. So now the time t will be converted to n, where t is the constant time period, right? सिमिलरली अनक्वांटाइज सैंपल्स वो हैं जो कि हमारे पास किसी एरर की वजह से, जैसे कि क्वांटाइजेशन में मैंने आपको बताया, रह गए और ये फुलफिल नहीं होंगे. ठीक है, इसके बाद आउटपुट ऑफ अ जीरो ऑर्डर होल्ड कन्वर्टर. जीरो ऑर्डर होल्ड का मतलब ये है कि यू हैव टू होल्ड द सिग्नल हेयर फॉर सम टाइम ताकि आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नोट कर सकें. ठीक है, तो जीरो ऑर्डर होल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, यू हैव टू गो थ्रू इट. और ये कैसे काम करता है, इसकी एक बिल्ट इन क्या कह सकते हैं, लाइब्रेरी भी है मैटलैब इन सिमुलिंक. यू कैन जस्ट ऐड अ सिग्नल, जैसे कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप में साइन या कोसाइन सिग्नल लेके आ सकते हैं, उसको फिर आप जीरो ऑर्डर होल्ड से होल्ड करके देखें और देखेंगे आपका सिग्नल कुछ जितनी डायरेक्शन के लिए आपने होल्ड किया वहां पे होल्ड हो जाता है, राइट? सिमिलरली द डायग्राम वी कैन सी द क्वांटाइजेशन स्टेप जो कि हॉरिजॉन्टल रोज है और रेंज ऑफ क्वांटाइजर भी है, राइट? तो बेसिकली दीज आर द मैथमेटिकल इक्वेशंस. आई थिंक यू डोंट नीड the expertise to find the signal to noise ratio या SQNR values. We will come back to them later on. ठीक है, लेकिन for information आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी किसी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ फाइंड करनी होती है हमें, तो हम उसको सिग्नल टू नॉइज रेशियो से फाइंड करते हैं. ठीक है जी. और इसको हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में. ठीक है, और डेसिबल्स की वैल्यू होती है, मतलब अगर मैं आपको वाईफाई सिग्नल्स की बात बताता हूँ तो the good Wi-Fi signal strength ranges from -30 decibels to -70 decibels, right? So similarly, सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम फाइंड करते हैं एसक्यूआर से. एसक्यूआर का मतलब होता है सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो. ठीक है, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो हम फाइंड करते हैं थ्रू अ फॉर्मूला. सिमिलरली जो हमने स्टेप्स फाइंड किए हैं, क्वांटाइजेशन स्टेप्स, एरर्स, उसके बाद हम वैल्यूज लेते हैं, उसको हम फिर मैथमेटिकली इस फॉर्मूले में डालते हैं. सो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन के इन IoTs, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम बेसिकली वायरलेस सिग्नल्स को डील करें तो उन सिग्नल की स्ट्रेंथ हम डेसिबल्स में फाइंड करते हैं. तो डेसिबल इज आल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड. जैसे कि हम किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम जब यूनिट्स फाइंड करते हैं तो उसका एक यूनिट एसोसिएटेड होता है. सिमिलरली फॉर सिग्नल्स वी हैव डेसिबल वैल्यूज. सो थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर converting an analog signal to a digital signal, और इसको हम कहते हैं कोडिंग. द कोडिंग प्रोसेस इन एन AD कन्वर्टर इन assigns a unique binary number to each quantization level. अब सपोज मेरे पास एक सिग्नल आ चुका है क्वांटाइज्ड होके, हमने सब एरर्स भी फाइंड कर लिए, क्वांटाइजेशन नॉइज भी देख लिया उसकी, हमने SQNR भी फाइंड किया उसका और देखा कि वो फिजिबल है. तो हम क्या करेंगे, वी विल असाइन अ बाइनरी नंबर टू इट.
Suppose if we have L levels, we need at least L different binary numbers. मतलब हमारे पास अगर लेवल्स 11 थे, ठीक है, जैसे कि पिछली एग्जांपल हमने सॉल्व की, डिनोमिनेटर में L-1 था, तो we had 11 levels, so we will assign 11 unique numbers to all the levels, ठीक है। अब word length का मतलब ये है कि we are using number of bits, ठीक है। with the word length of b bits we can create 2 raised to power b different binary numbers। ये ऐसे ही है जैसे कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन में हमारे पास अगर 4 बीसीडी कोड है तो हम उससे 16 वैल्यूज या 0 से 15 वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू 0000 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू उसको हम एफ 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 कह सकते हैं या 1111 कह सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 16 starting counting from 0. Hence we have 2 raised to power b less than equal to L or equivalently b greater than equal to log 2. So we can convert these conversions। हम इसका रिलेशन बताया गया कि अगर हमारे पास b बिट्स हैं उसको हम नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। Thus the number of bits required in the coder is the smallest integer। गेट कहने की बात यह है कि अगर हमारे पास वही बात है, जितने नंबर ऑफ लेवल्स होंगे उतने हमारे पास नंबर ऑफ यूनिक बाइनरी नंबर्स भी होने चाहिए। Commercially available analog to digital converters may be obtained with finite precision of b is equal to 16। मतलब वो कह रहा है कि हमारे पास जो मार्केट में कोडर्स मौजूद हैं उसके अंदर जो b की प्रोविजन है वो 16 है। तो सिमिलरली इफ 2 raised to power 16 हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है जी। दैट रेंजेस अबाउट 65536 levels। Generally, the higher the sampling speed and the finer the quantization, the more expensive the device becomes. So, there are number of precision levels। क्वालिटी की बात की जाए तो हमारे पास अच्छी सैम्पलिंग अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम होनी चाहिए। अच्छा क्वांटाइजर होना चाहिए जिसमें क्वांटाइजेशन एरर्स मिनिमम हो और कोडिंग की मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल होनी चाहिए। So that makes a very expensive analog to digital converter, right? So for you guys, you have to search how does a coding works in MATLAB। हमारे पास जो पिछली एग्जांपल थी, हमने एक सिग्नल लिया था, उसको सैंपल्ड किया था, फिर हमने उसको क्वांटाइज किया बाय यूजिंग एग्जांपल इन द क्लास। सो नाउ आई वांट यू टू यूज अ कोडर इन सिमिलिक लाइब्रेरी, ठीक है। दिस इज एन असाइनमेंट कि आपने उस कोडर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। इट कुड बी ऑफ एनी बिट्स। हमने देखना है कि हमारे पास पिछली जो हमने केस एग्जांपल क्लास में सॉल्व की है वो कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है। So this is one of the things you have to do, but I think that is also doable। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। If you have any question of how to use coding or coder, you can ask me, ठीक है। So 1.4.6 is digital to analog conversion। To convert a digital signal into an analog signal, we can अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी वो एनालॉग टू डिजिटल थी, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वी डोंट नीड कन्वर्जन बैक टू एनालॉग बिकॉज हमारी अगर प्रोसेसिंग होगी या रिजल्ट्स आ चुके हैं, वी डोंट नीड इट। बट इन सम केसेस वी एक्चुअली नीड एन एनालॉग सिग्नल बैक, ठीक है। और ये एक तरह की डबल चेक भी हो जाता है कि हमारे पास हमारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की एक्यूरेसी कितनी थी, आया जो सिग्नल हमने डिजिटल में कन्वर्ट किया वो वापस एनालॉग में कन्वर्ट हुआ है उसी तरह का या नहीं। सो वी हैव टू सी दैट सेक्शन एज वेल। The sampling theorem specifies the optimum interpolation for a band-limited signal. However, this type of interpolation is too complicated and hence impractical, as indicated previously, right? So, interpolation का मतलब ये है कि हमने बेसिकली एक लाइन जो थी ना सैंपल पॉइंट्स के ऊपर से गुजारी और देखा हमारे पास वो सिग्नल आया या नहीं आया, ठीक हो गया। लेकिन दैट इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, सही। फॉर फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू द सिंपलेस्ट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज अ जीरो ऑर्डर होल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जीरो ऑर्डर होल्ड। जीरो ऑर्डर होल्ड का मतलब क्या होता है कि द सिग्नल विल मार्क द ओरिजिनल सिग्नल और जहां जहां उसको रुकना है वहां पे वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप लेगा, ठीक है जी। एडिशनल इंप्रूवमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेट किया उसको जहां जहां जाते हैं। मेरे पास एक मैंने आपको डॉट्स लगा के दे दिए, ठीक है। बचपन में भी हमारे पास डॉट्स थे, जब हमने काउंटिंग सीखी है या अल्फाबेट सीखे हैं तो डॉट्स लगा के देते थे। सपोज फॉर 5 हमें उस डॉट्स को लीनियर इंटरपोलेट करके जोड़ना होता था तो हमारा नंबर आ जाता था। तो दैट इज सिमिलरली फॉर दिस टेक्निक एज वेल। लेकिन जीरो ऑर्डर होल्ड में लीनियर इंटरपोलेशन कितनी मुफीद है, यू हैव टू चेक दैट आउट।
यूजिंग सिमुलिंक, क्योंकि दीज आर द ओनली रिजल्ट्स जो हमें प्रूव कर सकते हैं कि हमारी थ्योरेटिकल वैल्यूज प्रूव हो रही है नहीं हो रही, राइट? So the zero order hold and linear interpolator are analyzed in section 9.3, that is in chapter number 9. Better interpolation can be achieved by using more sophisticated higher order interpolation technique. मतलब पोलिनोमियल की वैल्यूज अगर हम इंक्रीज कर देता हूँ इन नंबर्स, तो हमारे पास इंटरपोलेशन टेक्निक्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। मतलब वो ऐसे है कि जैसे मेरे पास ये ओरिजिनल सिग्नल है, आप देख रहे हैं डॉटेड लाइंस में, लेकिन जब मैंने इसको लीनियर इंटरपोलेट किया तो मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल नहीं आया, क्योंकि इसकी ये इन्फॉर्मेशन लॉस होगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन लॉस होगी, ये वाली और लॉस होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आई विल हैव हायर डिग्री ऑर्डर्स फॉर इंटरपोलेशन, ताकि ये डॉट्स को सही तरह से जोड़ सके। सही है जी? तो दिस इज अ बेटर इंटरपोलेशन टेक्निक। Such frequency components are undesirable and are usually removed by passing out the output of the interpolator through a proper analog filter, which is called a post filter or smoothing filter. मैंने आपको filters की example दी है कि if I want a signal that is about 10 hertz, तो मैं एक ऐसा filter डिजाइन करूंगा कि जो बाकी frequencies को filter out कर देगा. So it could be a low pass high pass filter made by a capacitor, inductor and resistors. So similarly for interpolation techniques we need post filter and smoothing filters, right? कि हमने अपने एप्लीकेशन के मुताबिक उन फिल्टर्स को कैसे डिजाइन करना है। तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट एज वेल। Thus, digital to analog conversion usually involves a sub-optimum interpreter followed by a post filter. So these are the combinations of digital to analog conversion. हमारे पास दो तरह की चीजें हैं, एक इंटरपोलेटर है जैसे कि मैंने बताया आपको ऊपर, और एक पोस्ट फिल्टर टेक्निक है। पोस्ट फिल्टर का मतलब ये है कि आपका सिग्नल जब आप इंटरपोलेट होके आ गया, उसके बाद भी उस सिग्नल में नॉइज होती है या कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो एक्स्ट्रा होती है, जो कि हमें नहीं चाहिए होती। वो इसलिए नहीं चाहिए होती कि वो ओरिजिनल सिग्नल के साथ ऐड हो जाती है। So I have to use some stochastic processes to remove those information. So analysis of digital signal and systems versus discrete time signal and systems. तो ये एक एनालिसिस दिया गया 1.4.7 पे. You can see that we have seen that a digital signal is defined as a function of an integer independent variable and its values are taken from finite set of possible values, right? A digital signal is a function of integer, ठीक है, it is an integer set जिसको हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं, जैसे कि हमने नंबर ऑफ बिट्स को डिफाइन किया. द यूजफुलनेस ऑफ सच सिग्नल इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफर्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स. So in digital computers we are using digital signals, we are using ASCIIs, we are using binary numbers, ठीक है, mostly zeros and ones. The length of the string word length is fixed and usually 8, 12, 16 or 32 bits. So similarly when we design a cache, when we design a RAM, when we design our hard numbers, hard drive, तो हम हमेशा 2 raised to powers पे चलते हैं, ठीक है. So we can see my SSD is 512, ठीक है. My hard drive is 1 TB. So we deal with numbers that are in the ratios or in the powers of 2. To avoid these complications, we neglect the quantized nature of digital signal and system in much of analysis and consider them as a discrete time signal system. So for for less accuracy and less precision, we actually sometimes neglect the value of the quantized errors, right? So this was chapter number 1. Actually, इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि आपने काफी बच्चों ने मुझसे पूछा था ड्यूरिंग एग्जाम, के जो कि कंप्लीट नहीं हो सके. आई विल encourage you to complete the questions.
So there was a hindrance in electricity as usual. So basically on chapter number 2. The sinusoid is an important elementary signal that serves as a basic building block in more complex signals. ठीक है जी. साइनोसाइड कोई भी हो सकता है, साइन वेव हो सकता है, कोसाइन वेव हो सकता है, ठीक है जी. However, there are other elementary signals that are important in our treatment of signal processing. These discrete time signals need to be used in chapter, ठीक है. हम basically for us to understand Internet of Things हमारे पास कुछ basic signal blocks हैं जो कि समझना बहुत important है, ठीक है. तो हमारे पास जो मेजर एम्फोसिस इन दिस चैप्टर दैट इज ऑन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिग्नल्स. मतलब इनवेरिएंट का मतलब होता है कि जिससे आपका सिस्टम अफेक्ट ना हो, ठीक है. नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टाइम डोमेन प्रॉपर्टीज ऑफ एलटीए सिस्टम्स आर डिफाइंड. मोस्ट ऑफ द वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वाईफाई नेटवर्क्स पढ़ेंगे दैट आर यूजुअली लीनियर टाइम इनवेरिएंट. और इनके जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो भी देखेंगे हम, जिस तरह कन्वोल्यूशन फार्मूला कि हम दो सिग्नल्स को आपस में स्लाइड कैसे कर सकते हैं, राइट. So these are number of things that we'll be going through chapter number 2. हमारे पास सबसे पहले discrete time signal है, जैसा कि हमने sample signals के बारे में पढ़ा है. So as we discussed in chapter number 1, discrete time signal x of n is a function of independent variable, ठीक है, that is an integer. It is graphically represented in figure 2.1. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो क्वाड्रेंट्स में एक discrete time signal दिया गया है और हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज डिफरेंट है. So starting from 0, the value is 2, 1 पे सिग्नल की वैल्यू 1.7 है, 4 पे 0.8 है, -3 पे -0.8 है, ठीक है जी. So these are the graphical representation of a discrete time signal. Similarly, also it is incorrect to think that x of n is equal to 0 if n is not an integer. Similarly, simply the signal x of n is not defined for non-integer values of n. In the sequel, we'll assume that the discrete time signal is defined for every integer value from minus infinity to infinity. By addition, we refer to x of n as the nth sample of the signal, even if the signal x of n is inherently discrete time. That is not obtained by sampling an analog signal. If indeed x of n was obtained from sampling an analog signal x of t, then x of n is x of a and t, as we have discussed in chapter number 1, ठीक है. हमारे पास where t is a sampling period, ठीक है जी, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो sampling frequency होती है. Besides the graphical representation of a discrete time signal, और ठीक है, there are number of ways to represent a signal. मैंने आपको एग्जांपल क्लास में बताई थी, where 0.9 raised to power n थी, हमारे पास एक सिग्नल था, ठीक है. This is known as functional representation. I can ask any question to how to represent a signal in functional representation. This is a tabular representation. अगर उसी सिग्नल को मैं n की वैल्यूज पुट करके टेबल में पुट कर दूं तो आई विल हैव. इसी तरह सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन है. अब सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन तो उससे ट्रिकी हो सकती है. जो एरो होता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन को. मतलब द सिग्नल इज 0 एट 0 ओरिजिन, राइट, एंड एट x पॉजिटिव 1 ये 1 है, 2 पे वैल्यू 4 है, इसी तरह x -1 पे 0 है, ठीक है जी. तो इसी तरह हमारे पास जो सिग्नल इस तरह का होगा दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये जो सिग्नल है दो क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है, ठीक है. Similarly, if you have any questions, you can ask me, ठीक है. A finite duration sequence can be represented as this. हमारे पास अगर 3 डॉट्स एंड पे नहीं है तो ये फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 पे सिग्नल की वैल्यू -2 है, 1 पे 5 है और 2 पे 0 है. Similarly, this is another signal that is finite duration signal, but that is a positive first quadrant signal, ठीक है. तो that has only 4 values. 0 पे 0 है, x1 पे 1 है, x2 पे 4 है और x3 पे 1 है, ठीक है. So these are some of the signals that have to be studied. So I will go through some of the elementary basic signals, ठीक है. हमारे पास यूनिट सैंपल सिग्नल होता है, इनको आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सिग्नल्स अगर मैं आपको सैंपल सीक्वेंस की बात करूं तो दैट इज 1 at n is equal to 0 and it is 0 at otherwise, right? In other words, the unit sample signal is a signal that is 0 everywhere except at n is equal to 0, where it has a unity value. The signal is sometimes referred to as unit impulse. हम इसको यूनिट सैंपल सीक्वेंस भी कह सकते हैं, यूनिट इम्पल्स भी कह सकते हैं. कभी कभी हमारे ऑस्किलोस्कोप्स या जो टेस्ट यूनिट्स हैं अगर काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी हम उसको एक टेस्ट सिग्नल देते हैं जिसको हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल कहते हैं. दैट इज ओनली अ ग्लिच, ठीक है, ताकि हमारा जो सिग्नल है वो रीसेट हो सके. या हमारी डिवाइसेस पे रीसेट का ऑप्शन होता है, हम उसको बाइनरी 1 से
रीसेट करते हैं ताकि हमारा जो सिग्नल है वो या डिवाइस है दोबारा से जीरो ऑपरेशन पे आ जाए। ठीक है जी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सिग्नल। हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल होता है दैट इज यूजली कांस्टेंट 1 फॉर ऑल द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे 1 रहता है हमेशा। यूनिट स्टेप सिग्नल, स्टेप से होता है कि मतलब इसके एक स्टेप बन जाता है। यूनिट रैंप सिग्नल क्या होता है? दैट इज अ लीनियर सिग्नल जो कि राइज करता है लाइक अ ट्रायंगल ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर आप ये वैल्यूज ड्रॉ भी कर लें, फंक्शनल फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन को टेबुलर फॉर्म में डालें, तो यू विल गेट अ सिग्नल दैट इज। तो यूनिट सैंपल सिग्नल की आपने एग्जांपल देखी है, ये है हमारे पास। यूनिट स्टेप की एग्जांपल ये है, यूनिट रैंप की एग्जांपल ये है। सो फॉर नाउ try to go through these signals one by one using MATLAB, using Wikipedia. Try to learn कि जितने भी सिग्नल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ट्राई टू राइट अबाउट देम, कहाँ का उनकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट स्लाइड्स ये चैप्टर्स। ठीक हो गया? तो इसमें बीच बीच में आपका क्लास वर्क भी है, बीच में असाइनमेंट भी जो मैंने आपको बताई है वो है। कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।